अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। मखसूस नशस्तों के केस में आज अक्सरियती जजेस का तफसीली फैसला सामने आ गया, जिसके बाद पार्लियामेंट और अदलिया में महाजराई मजीद शिद्दत इख्तियार करने का खदशा है, क्योंकि हुकूमत न सिर्फ एलानिया तौर पर बल्कि अपने इक़दाम के जरिए वाज़ेह कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस के फैसले पर अमल नहीं करेगी। तफसीली वजूहात सामने आने से पहले स्पीकर कौमी असम्बली सीटों की अलॉटमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख चुके हैं और कौमी असम्बली की पार्टी पोजीशन जारी कर चुके हैं, जिसमें से तहरीक इंसाफ का नाम भी नहीं है। साथ ही स्पीकर ने वाज़ेह तौर पर अपने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला, जिसकी आज तफसीली वजूहात जारी की गई हैं, वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद काबिल नफाज ही नहीं रहा है। हालांकि आज जारी किए गए तफसीली फैसले में भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये 8 नहीं 11 जजेस की राय है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले को ठीक से नहीं समझा। मखसूस इंतखाबी निशान अलॉट ना होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मज़कूरा सियासी जमात के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद है और इस जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार समझा जाए। इसलिए 11 जजेस ने यह करार दिया कि तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात है और मखसूस नशिस्तें उसका हक है। सिर्फ इख्तलाफात इस बात पर है कि 8 जजेस कहते हैं कि 80 में से 41 अरकान असम्बली को फिर से मौका दिया जाए कि वो अपनी जमात का तयन करें, क्योंकि आखिरी वक्त में इंतखाबी निशान छिन जाने से PTI के उम्मीदवार कन्फ्यूजन का शिकार थे। रिटर्निंग अफसरान PTI के प्लेटफॉर्म से उम्मीदवारों के इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो इसीलिए PTI के उम्मीदवारों में से कुछ ने खुद को PTI का उम्मीदवार जाहिर किया, मगर कुछ ने आज़ाद उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन की गलती ने इलेक्शन प्रोसेस में मुश्किलात पैदा की, इसीलिए जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस ने इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को इस्तेमाल करने का फैसला किया और इलेक्शन कमीशन की गलती को दुरुस्त करने के लिए आज़ाद करार दिए गए PTI के 41 उम्मीदवारों को एक और मौका दिया ताकि वो अपनी मर्जी से किसी पार्टी में शामिल होने का फैसला कर सके, जिसके बाद बची हुई मखसूस नशिस्तों को तकसीम किया जा सके। मगर जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल समझते हैं कि जिन 41 अरकान असम्बली ने खुद को आज़ाद उम्मीदवार जाहिर किया और फिर कामयाबी के बाद अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, इसलिए उन्हें आज़ाद उम्मीदवार ही समझा जाए। तफसीली फैसले में उन तमाम नुकात पर तफसील से बात की गई है। साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में 14 सितंबर को जारी होने वाले वजाहती फैसले को भी शामिल किया है और चीफ जस्टिस के एतराज़ात का जवाब भी दिया है, क्योंकि 12 जुलाई को मुख्तसर फैसला सामने आया। 24 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की बतौर PTI अरकान नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया और साथ ही बाकी 41 अरकान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, जिसके बाद 8 जजेस का वजाहती ऑर्डर सामने आया, जिसमें इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत की गई। मगर इस वजाहती ऑर्डर पर चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 9 सवाल पूछे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की, ये दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई, मुतफरक दरख्वास्तें कॉजलेस के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फ़रीक़ैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया, किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा कि दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई, ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया, ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा हुए बगैर ऑर्डर वेबसाइट पर कैसे अपलोड हुआ, ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत किसने दी। इन सवालात के हवाले से आज के 8 जजेस के फैसले में बात की गई है। साथ ही जजेस का आपसी तनाज़ा भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक तरफ जहां 8 जजेस ने इख्तलाफी फैसला देने वाले जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान के हवाले से सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, वहीं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के सामने आने के बाद अब चीफ जस्टिस और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह आमने सामने आ गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत ने अचानक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके बाद केस का फैसला करने वाली जजेस की कमेटी में 30 से जज की तैनाती इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया गया। ऑर्डिनेंस पर सदर के दस्तखत के कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस ने कमेटी में तब्दीली कर दी और कमेटी में से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालकर सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी में 5 नंबर के जज जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल कर लिया गया, जिसके बाद आज कमेटी का इजलास हुआ। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी में शिरकत किए बगैर चले गए, जबकि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि आर्टिकल 63 नजरसानी की दरख्वास्तों पर 30 सितंबर को समाअत होगी। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल
और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शामिल होंगे। इसके अलावा फैसला किया गया कि ऑडियो लीक केस की समाअत के बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे और 5 रुकनी बेंच में जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल होंगी। ज़राए के मुताबिक ऑडियो लीक केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस की कमेटी के इजलास में तो शरीक नहीं हुए, मगर कमेटी के इजलास के कुछ देर बाद उनका ख़त सामने आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट कमेटी को ख़त लिखा और इस ख़त में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद चंद घंटों में ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद भी सीनियर तरीन जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया। उन्हें हटाने की वजूहत भी नहीं बताई गई। ख़त के मुताबिक अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मन मर्जी की गई, जो गैर जमहूरी रवैया है और वन मैन शो है। चीफ जस्टिस की ज़ात में इंतजामी मामलात का इर्तिकाज़ गैर जमहूरी और अदालती शफाफियत के असूल के बरक्स है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी में वापसी की 3 शराइत रख दी और लिखा कि जब तक फुल कोर्ट इस ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का जायजा नहीं लेती वो कमेटी में नहीं बैठेंगे, या जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम पर अमल दरामद का फैसला नहीं करती तो वो कमेटी में नहीं बैठेंगे, या जब तक चीफ जस्टिस साबिका कमेटी बहाल करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल नहीं करते वो कमेटी में नहीं बैठेंगे। सदारती ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या इंतजामी साइट पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आखिर चल क्या रहा है, इस पर भी बात करेंगे, मगर पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आज जारी होने वाले फैसले की। 8 जजेस का तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। फैसले की इब्तदा में पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती में इंतखाबात के किरदार से मुतालिक लिखा गया है। आवाम की राय हमारे जमहूरी आइन के बुनियादी हिस्से में शामिल होती है और आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात जमहूरियत में बुनियादी हैसियत के हामिल होते हैं। जवाब दहिंदगान के वकील ने दलाइल दिए कि अपीलों के दायरे इख्तियार से मुतालिक आइन के आर्टिकल 185 के तहत यह अदालत इन दरखास्तों से आगे नहीं बढ़ सकती। हम खौफजदा है कि एतराज़ गलत फहमी का नतीजा है। ये गलत फहमी इंतखाबी तनाज़ात को 2 फ़रीक़ैन के दरमियान होने वाला एक सिविल तनाज़ा समझने का नतीजा है। आम सिविल केसेस की निस्बत इलेक्शन केसेस में काफ़ी ज़्यादा मफाद आमा शामिल होता है। फैसले में केस के हक़ाइक़ को बयान करते हुए लिखा गया कि 15 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी प्रोग्राम का ऐलान किया था। इस प्रोग्राम के तहत 22 दिसंबर 2023 को उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। फिर 22 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने तारीख 24 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी थी। 22 दिसंबर 2023 को ही इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ज़ेर इल्तवा मामले का फैसला भी सुना दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया कि PTI ने अपने आइन और इलेक्शन कवानीन के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए हैं और इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मानने से इनकार कर दिया और PTI को अपना इंतखाबी निशान इस्तेमाल करने के लिए नाअहल करार दे दिया। 26 दिसंबर 2023 को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को इब्तदाई तौर पर मुअत्तल कर दिया और पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जनवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को ख़त्म कर दिया, लेकिन 13 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया, जिसके बाद PTI के उम्मीदवारों को उनके पार्टी का इंतखाबी निशान देने के बजाय इलेक्शन कमीशन ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार मुख्तलिफ निशान अलॉट कर दिए। इलेक्शन प्रोग्राम के तहत जब रिटर्निंग अफसरान ने इंतखाबी उम्मीदवारों की फहरिस्त शाया की तो लिस्ट में PTI उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार जाहिर किया गया था। PTI के एक उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने अपने हल्के में रिटर्निंग अफसर के इस फैसले को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया था, मगर इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी 2024 को इस चैलेंज को मुस्तरद करते हुए उन्हें आज़ाद उम्मीदवार ही डिक्लेयर कर दिया। 8 फरवरी 2024 को पोलिंग हुई और इलेक्शन कमीशन ने PTI के जीतने वाले उम्मीदवारों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार नोटिफाई कर दिया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इन आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद ने एक सियासी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली ताकि उन्हें ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों में से हिस्सा मिल सके। 21 फरवरी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन को आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से मुतालिक आगाह किया और इनसे 4 मुख्तलिफ खतूत के जरिए मखसूस नशिस्तों में अपना हिस्सा अलॉट करने की दरख्वास्त की। कुछ दीगर जमातें जिनमें मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शामिल है, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मखसूस नशिस्तें उन समेत दीगर सियासी जमातों को अलॉट कर दी जाएँ। कुछ अफराद ने इनफरादी हैसियत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की और कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात के तौर पर तस्लीम न किया जाए। 1 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उनके हिस्से की मखसूस नशिस्तों को दीगर जमातों में तकसीम करने का फैसला एक ऑर्डर के जरिए जारी कर दिया, जिसके बाद
ये मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 25 मार्च 2024 को पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपीलें दायर कर दी। इन अपीलों के इल्तवा के दौरान PTI ने इस केस में शमूलियत की दरख्वास्त दायर की और उन्होंने वो तमाम हकायक और हालात पेश कर दिए जिनके तहत कामयाब उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। PTI ने अपनी दरख्वास्त में वो पार्टी टिकट भी जमा करवाए जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान अलॉट करने की तारीख यानी 13 जनवरी 2024 को शाम 4 बजे तक रिटर्निंग अफसरान को जमा करवाने थे। PTI की दरख्वास्त में मजीद लिखा था कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया और इस केस की समाअत 12 जनवरी से 13 जनवरी रात देर तक जारी रही। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 13 जनवरी की शाम 4 बजे के बाद मनफी फैसले के पेश नज़र PTI ने एक और सियासी जमात PTI नजरियाती के साथ एक अरेंजमेंट किया, जिसके तहत PTI नजरियाती इंतखाबी निशान के हसूल के लिए PTI उम्मीदवारों को इंतखाबी टिकट जारी करेगी। ताहम उसी दिन PTI नजरियाती के चेयरमैन TV पर आ गए और उन्होंने PTI उम्मीदवारों को टिकट्स के इजरा को मुस्तरद कर दिया। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने भी 13 जनवरी को एक ऑर्डर जारी कर दिया जिसमें उन्होंने रिटर्निंग अफसरान को हिदायत की कि वो किसी जमात के उम्मीदवारों के लिए जारी किसी दूसरी जमात के टिकट्स को कबूल ना करें, जिसके बाद अक्सर PTI उम्मीदवारों ने PTI नजरियाती के टिकट वापस करके अपनी जमात के टिकट जमा करवा दिए। कुछ रिटर्निंग अफसरान ने टिकट वसूल किए जबकि कुछ ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा फैसले के नतीजे में टिकट वसूल करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में इलेक्शन कमीशन ने टिकट जमा करवाने का वक्त शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक बढ़ा दिया। रात 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाया जिसके नतीजे में रिटर्निंग अफसरान ने PTI के टिकट्स मुस्तरद कर दी और PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देते हुए उन्हें मुख्तलिफ इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए। 8 फरवरी 2024 को पोलिंग के नतीजे में PTI उम्मीदवारों ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में बड़ी तादाद में नशिस्तें जीत ली और इलेक्शन कमीशन ने PTI के उन कामयाब उम्मीदवारों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार नोटिफाई किया। PTI की दरख्वास्त के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इससे पहले 2018 में एक सियासी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी को जनरल नशिस्तों पर हिस्सा न लेने के बावजूद मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दे चुका है। इसीलिए PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाब होने के 3 दिन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली ताकि वो मखसूस नशिस्तों के लिए अहल हो सके। इसके अलावा PTI ने अपनी दरख्वास्त में ये दलाइल भी दिए कि ये मतनाज़ मखसूस नशिस्तें या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएँ या फिर खुद PTI को दी जाएँ। फैसले में मजीद लिखा कि इस तरह अपने दलाइल के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने भी उन हालात को बयान करने की कोशिश की जिनके तहत PTI उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी। ताहम बेंच के कई मुअज़्ज़िज़ मेंबरान ने उनके इस मौके पर तनकीद करते हुए उन्हें कहा कि आप कैसे 2 मुतज़ाद दलाइल दे सकते हैं, आप तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से लड़ रहे हैं, PTI की तरफ से नहीं। लेकिन एहतराम के साथ हम ये कह रहे हैं कि इस मामले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI ने एक ही मौक़िफ़ इख्तियार किया और इसके आगे फैसले में अदालत ने लिखा कि मंदरजा बाला हक़ाइक़ और दलाइल की रोशनी में कानून के इन सवालात का जवाब तय करना पड़ेगा। सवाल नंबर 1, इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 215(5) के तहत एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करने के क्या नताइज निकलते हैं? इससे उस सियासी जमात के आईनी और कानूनी हुकूक पर क्या असर पड़ता है? सवाल नंबर 2, किसी सियासी जमात की तरफ से नामजद उम्मीदवार जो इंतखाबी निशान के लिए नाअहल हो, क्या ऐसे उम्मीदवार को इंतखाबी उम्मीदवारों की फहरिस्त यानी फॉर्म 33 में आज़ाद उम्मीदवार कहा जा सकता है? और क्या कामयाबी की सूरत में ऐसे उम्मीदवार को सेक्शन 98 के नोटिफिकेशन में आज़ाद उम्मीदवार कहा जा सकता है? सवाल नंबर 3, क्या आइन के आर्टिकल 51(6)(e) और D, आर्टिकल 106(3)(c) उन सियासी जमातों से मुतालिक है जिन्होंने जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा, जीता हो या फिर इंदराज शुदा तमाम जमातों से मुतालिक है? सवाल नंबर 4, आइन के आर्टिकल 51(6)(e) और D, आर्टिकल 106(3)(c) के तहत किसी जमात की मुतनासिब नुमाइंदगी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फैसले मजीद लिखा गया है कि हम मंदरजा बाला सवालात पर बहस के बाद फैसला करेंगे। इसी तरह किसी सियासी जमात को इंतखाबी निशान न मिलने की वजह से उसके दीगर आइनी और कानूनी हकूक से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से सेक्शन 215(5) के ज़रिए दिए गए जुर्माने का दायरा उसकी वाज़ेह शराइत तक ही महदूद रहना चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि किसी सियासी जमात का कोई और आइनी या कानूनी हक मुतासर ना हो। फैसले के मुताबिक ऊपर दी गई तशरीह की रोशनी में इस सवाल का तयन किया है कि किसी भी सियासी जमात की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से सेक्शन 209 की तकमील ना होने की वजह से
वो पार्टी सेक्शन 215 की झेली शेख 5 के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं होगी। ना इससे ज़्यादा कोई सज़ा मिल सकती है, ना ही इससे कम। साथ ही इस तरह के ऐलान से पार्टी के दीगर आइनी और कानूनी हुकूक मुतासर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर को दिए गए फैसले का, जिसको इस अदालत ने 13 जनवरी को बरकरार रखा, उसका ये नतीजा होना चाहिए था और इससे PTI के बतौर सियासी जमात ऑपरेट करने के बाकी आइनी और कानूनी हुकूक मुतासर नहीं होने चाहिए थे। इस बात का इदराक किया गया कि अगर ये अदालत ये कानूनी पोजीशन अपने 13 जनवरी 2024 के ऑर्डर में या इलेक्शन कमीशन अपने 22 दिसंबर के ऑर्डर में वाजे कर देता तो PTI के उम्मीदवारों की हैसियत या मखसूस नशिस्तों के हकूक़ के सवाल पर इतनी कन्फ्यूजन ही पैदा नहीं होती। हमें बहुत मजबूरी से कहना पड़ रहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन के इस इख्तियार पर शक है कि वो सेक्शन 209 के तहत किसी भी सियासी जमात के इंटर पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट मुस्तरद कर सकता है। और ये कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 215(5) के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुनसिफाना, जायज़ और माकूल अंदाज में किया है, वो भी इस सूरत में कि जब इलेक्शन के प्रोग्राम का ऐलान किया जा चुका हो और आवाम की अपने मनपसंद सियासी जमात को वोट देने का हक भी दाव पर लगा हो। इसी तरह हमें इस बात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह इंटर पार्टी इंतखाबात का मामला, जो कि किसी भी जमात के अंदरूनी गवर्नेंस का मामला होता है, वो आवाम के उस सियासी जमात को वोट देने के हक पर गालिब आ सकता है और उस सियासी जमात के पास इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपने उम्मीदवारों को देने के लिए इंतखाबी निशान ना हो। अब क्योंकि इन सवालात पर PTI नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर चुकी है और ये मामला अदालत में है, तो हम इसका जायज़ा लेने और इस हवाले से अपनी बाकायदा राय देने से गुरेज करेंगे। फैसले के मुताबिक यहाँ पर हमें इलेक्शन रूल नंबर 94 की कानूनी हैसियत का तयन करना होगा। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 239 के तहत इस एक्ट में दर्ज अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए रूल्स बनाने का इख्तियार दिया गया है। रूल नंबर 94 ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों की कैलकुलेशन, उनकी तकवीज़ और इस हवाले से नोटिफिकेशन के बारे में है। इस रूल की वजाहत के मुताबिक सियासी जमात का मतलब है कि वो सियासी जमात जिसको इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान अलॉट किया गया हो। किसी सियासी जमात को जिसे इंतखाबी निशान नहीं मिला, उसे ऐसी तशरीह देने से मखसूस नशिस्तों से भी महरूम रखा गया। रूल 94 में जिस तरह किसी सियासी जमात को बाहर रखने का तरीक़ाकार बताया गया, वो आइन के आर्टिकल 51 6D और E और 106 3C में दर्ज नहीं है और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215(5) या दीगर किसी सेक्शन में मौजूद नहीं है। ये किसी सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर इजाफी सज़ा देने के बराबर है, जो कि आइन के ख़िलाफ़ है। इसके बाद तफसीली फैसले में दूसरा सवाल उठाया गया कि क्या एक उम्मीदवार जिसे किसी सियासी जमात ने नामज़द किया हो लेकिन वो इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए नाअहल हो, उसको उम्मीदवारों की फहरिस्त यानी फॉर्म 33 में एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर शामिल किया जा सकता है? और क्या ऐसे कामयाब उम्मीदवार को सेक्शन 98 के नोटिफिकेशन में एक आज़ाद कामयाब उम्मीदवार के तौर पर मुतला किया जा सकता है? इस हवाले से तफसीली फैसले में बेनज़ीर भुट्टो केस 1988 के फैसले से 2 जुमले लिए गए, जो कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत किसी भी सियासी जमात को ये बुनियादी हक हासिल है कि वो अपने नामज़द करदा उम्मीदवारों के ज़रिए इलेक्शन में हिस्सा ले। आइन का आर्टिकल 17(2) किसी को भी सियासी जमात बनाने या सियासी जमात का मेंबर बनने का हक देता है। किसी भी सियासी जमात को कौमी या सूबाई असम्बलियों के लिए इलेक्शन लड़ने से महरूम करना उस सियासी जमात की हैसियत को ख़त्म करने और इसको तहलील करने के मुतरादिफ है। तफसीली फैसले के मुताबिक 2 फरवरी को इलेक्शन कमीशन का PTI के उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर दिया गया हुक्म आइन और कानून दोनों के खिलाफ था। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से PTI उम्मीदवारों को फॉर्म 33 में आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर जाहिर करना गैर आइनी, गैर कानूनी है। साथ ही यहाँ ये भी वाज़े किया जाए कि इलेक्शन कमीशन ने इस अदालत के 13 जनवरी 2024 के फैसले के पैराग्राफ 11 में दी गई ऑब्जर्वेशन को गलत तरीके से लिया। उसके बाद अदालत ने दीगर फैसलों का हवाला देते हुए लिखा कि अगर सियासी जमात को इंतखाबी निशान के हसूल के लिए नाअहल करार दिया गया हो तो उसके नामज़द करदा उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा के केस में अपने फैसले में लिखा था कि वो बैरिस्टर गौहर खान को PTI का चेयरमैन तस्लीम नहीं करता, इसीलिए वो सलमान अकरम राजा को पार्टी टिकट जारी नहीं कर सकते। हमें यह मालूम हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इस बात का तयन करने में नाकाम रहा है कि इसका PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुस्तरद करने का फैसला 26 दिसंबर 2023 से लेकर 13 जनवरी 2024 तक मुअत्तल था। इस अरसे के दौरान बैरिस्टर गौहर खान PTI के चेयरमैन थे और इसीलिए उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों को जो टिकट जारी किए थे वो जायज़ थे। फैसले के मुताबिक यहाँ ये तसव्वुर करना गैर मंतकी है कि एक सियासी जमात को जो मुकम्मल तौर पर फ़ाल है मगर कोई इंसान उसके मामलात की देखभाल नहीं कर रहा, इसीलिए इंटर पार्टी इंतखाबात के बाद बैरिस्टर गौहर खान ने PTI के मामलात संभाल लिए थे और उनकी जानिब से PTI के चेयरमैन के तौर पर 13 जनवरी 2024 से पहले किए जाने वाले इकदामात मुकम्मल तौर पर जायज़ और मौसर थे।
उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने 14 सितंबर को जारी होने वाले वजाहती ऑर्डर का जिक्र किया है और लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे 12 जुलाई 2024 के ऑर्डर पर वजाहत मांगी थी, इसीलिए कोई कानूनी ज़रूरत नहीं थी कि हम अपना वजाहती ऑर्डर जारी करने से पहले मुतल्लिका फ़रीक़ैन को सुनते। इसीलिए हमने वो वजाहती ऑर्डर किसी को भी नोटिस किए या सुने बगैर जारी किया। तफसीली फैसले के मुताबिक क्या आइन का आर्टिकल 51(6)D और E और 106 का सेक्शन 3C तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों पर लागू होता है या सिर्फ उन सियासी जमातों पर जिन्होंने इलेक्शन में जनरल सीटें जीती हैं। आर्टिकल 51 कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से है, जबकि आर्टिकल 106 सूबाई असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने आर्टिकल 51(6)D के हक़ में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को किसी सियासी जमात में शामिल होने की इजाज़त देता है और उस सियासी जमात को जो आम इंतखाबात में अपने नामज़द करदा उम्मीदवारों के ज़रिए बरह रास्त इलेक्शन ना जीती हो, उसमें दीगर आज़ाद लोगों की शमूलियत के ज़रिए वो जमात मखसूस नशिस्तें हासिल कर सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिकल 51 के सेक्शन 6D यानी में लफ्ज़ हासिल यानी सिक्योर्ड इस्तेमाल किया गया है, ना कि लफ्ज़ जीता यानी वे। फैसले के मुताबिक ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए हर सूबा एक वाहिद और अलग हल्का है, जबकि गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तों के लिए पूरा मुल्क एक हल्का है। जबकि लफ्ज़ जीता की इस्तिलाह आर्टिकल 51(6) के दोनों पैराग्राफ D और E में इस्तेमाल की गई है। इन दोनों को करीब से जुड़े अहकामात को हम आहंग और मुतसिल तरीके से देखते हुए हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि हासिल यानी सिक्योर्ड और जीता यानी वन को एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अगरचे दुरुस्त है कि कानून के हर हिस्से में एक ही लफ्ज़ के इस्तेमाल के एक ही मानी को अख़ज़ किया जाए और किसी लफ्ज़ की तब्दीली मानी में तब्दीली की निशानदेही करें, लेकिन ये मफरूज़ा हर मामले में क़तई हतमी नहीं होता। किसी कानून में इस्तेमाल शुदा अल्फाज की मानी की तशरीह में सियाक़ और सबाक़ इस मफरूज़े पर फ़ौक़ियत रखते हैं। आर्टिकल 51(6) के पैराग्राफ D में अल्फाज हासिल, सिक्योर्ड और जीता वन एक जैसे मानी रखते हैं और उन्हें एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। फैसले के मुताबिक माकूल यकीन के साथ यह नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि नशिस्तें हासिल की और जीत ली कि अल्फाज आर्टिकल 51(6) के पैराग्राफ D में एक ही मानी रखते हैं और आर्टिकल की बुनियादी दफ़ात और शराइत में एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हुए हैं। अब जबकि हमने ये तय कर लिया कि दोनों अल्फाज एक ही माने रखते हैं, तो अब हम नशिस्तें जीत ली के अल्फाज ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गैर वाज़े लफ्ज़ की तशरीह में वही लफ्ज़ इख्तियार किया जाता है जिसके मानी बिल्कुल वाज़े हों। अब जब हम आर्टिकल 51(6) की दफ़ा D पढ़ें तो इसका मतलब यही होगा कि सियासी जमातें अपने नामज़द करदा उम्मीदवारों के ज़रिए से जनरल नशिस्तें जीतती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने इस बात से इख्तलाफ नहीं किया कि सियासी जमातें अपने नामज़द करदा उम्मीदवारों के ज़रिए से जनरल नशिस्तें जीती हैं। ताहम अदालत उनकी इस दलील से इत्तफाक नहीं करती कि आर्टिकल बराह रास्त उम्मीदवार नामज़द करके जीतने वाली सियासी जमात को उस जमात के बराबर तस्लीम करता है जिसमें जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो जाएँ। फैसले के मुताबिक आइन के आर्टिकल 51(6)D का फोकस जीती गई जनरल नशिस्तें हैं, उन्हें जीतने वाली सियासी जमात नहीं है और इस आर्टिकल का मकसद ये तय करना है कि जनरल नशिस्तें कैसी जीती गई, ये नहीं कि इस बारे में सियासी जमात से मुतालिक वजाहत की जाए। फैसले में मजीद कहा गया है कि आर्टिकल 51(6) के पैराग्राफ D का मकसद ये है कि उम्मीदवार या आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ ऐसी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं या उसमें शामिल होने की इजाज़त दी जा सकती है जिसने अपने नामज़द करदा उम्मीदवारों के ज़रिए कौमी असम्बली में मुतल्लिका सूबे से एक या ज़्यादा आम नशिस्तें हासिल की हों। फैसले के मुताबिक किसी सियासी जमात के उम्मीदवार या नामज़द शख्स के तौर पर ऐवान का रुकन बनने का अमल वो नताइज पैदा करता है। एक तो ये कि इससे वो सियासी जमात जिसका उम्मीदवार या नामज़द शख्स ऐवान का रुकन बनता है पार्लिमानी पार्टी बन जाती है, और दोम ये कि मुंतखब होने वाला वो शख्स उस पार्लिमानी पार्टी का रुकन बन जाता है। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब होने वाले ऐवान का रुकन सिर्फ ऐसी सियासी जमात में शामिल होकर पार्लिमानी पार्टी का रुकन बन सकता है जो पार्लिमानी पार्टी तश्कील दे सकती है, ना कि ऐसी सियासी जमात जो पार्लिमानी पार्टी की तश्कील ना करती हो। वो सियासी जमात जो पार्लिमानी पार्टी तश्कील ना देती हो उसमें शामिल होने के बावजूद किसी ऐवान का रुकन पार्लिमानी पार्टी का रुकन नहीं बनेगा और तमाम पार्लिमानी कार्रवाइयों के मकसद के लिए ऐवान का आज़ाद रुकन ही रहेगा। तीसरे सवाल के जवाब में अदालत ने वाज़ेह किया कि आर्टिकल 51(6)D उस सियासी जमात तस्लीम करता है जो सिर्फ रजिस्टर्ड ना हो बल्कि उसने मुतल्लिका सूबे से एक या एक से ज़्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती हों। इसी तरह आर्टिकल 51(6)E की नज़र में सियासी जमात वही है जिसने पूरे मुल्क से कौमी असम्बली की एक या ज़्यादा नशिस्तें जीती हों। अब चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो सियासी जमात नहीं है जिसने कौमी असम्बली की कोई सीट जीती हो, इसीलिए आज़ाद उम्मीदवार उसके रुकन नहीं बन सकते। ताहम तहरीक इंसाफ ऐसी जमात है जिसने कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती हैं और वो इन मुतनाज़ मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का हक़ रखती है। अदालत ये चौथा सवाल उठाती है कि मखसूस नशिस्तों के लिए किसी सियासी जमात के मुतनासिब नुमाइंदगी किस तरह तय की जाएगी और कहा
कि ये इस केस में सबसे मुश्किल सवाल था, लेकिन अगर सवाल नंबर 1, 2 और 3 के जवाब पढ़े जाएं तो ये तनाज़ा पैदा ही नहीं होता। इस सवाल के जवाब में अदालत ने लिखा कि आर्टिकल 51(6)D और ई के तहत मखसूस नशिस्तें मुख्तस करने के लिए सियासी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी का हिसाब हर सियासी जमात की जीती हुई जनरल नशिस्तों की कुल तादाद की बुनियाद पर किया जाता है। इसमें वो आज़ाद उम्मीदवार भी गिने जाते हैं जो इसमें शामिल होते हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन इसके मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी के हिस्से का हिसाब लगाए। अगर कोई शख्स किसी गैर कानूनी अमल या अवामी ओहदेदार की कोताही की वजह से किसी हक या फ़ायदे से महरूम होता है तो वो इंसाफ के कायदे की रोह से उस हक या फ़ायदे को हासिल करने का हकदार है और उसे उसी हैसियत में रखा जाएगा जैसा कि वो उस सूरत में होता कि अगर ऐसा गैर कानूनी अमल ना किया जाता या अवामी ओहदेदार की तरफ से कोताही ना की गई होती। फैसले के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन के कई मुताबिक गैर कानूनी इक़दाम और कोताहियाँ PTI के उम्मीदवारों और वोटर्स के लिए उलझन और तासुब का बाइस बने हैं और इनमें दर्ज झैल शामिल हैं। कमीशन की जानिब से 22 दिसंबर 2023 के हुक्मनामे में वाज़ेह न करते हुए कोताही की गई कि PTI एक इंदराजशुदा और फाल सियासी जमात है, बावजूद इसके कि उसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद किया गया और इंतखाबी निशान अलॉट न किया जाए। कमीशन की जानिब से 13 जनवरी 2024 के हुक्मनामे में यह वाज़ेह करने में कोताही की गई कि PTI एक इंदराजशुदा और फाल सियासी जमात है, हालांकि उसे इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया गया और यह कि उसके नामजद करदा उम्मीदवारों का जिक्र पूरे इंतखाबी अमल में PTI के उम्मीदवारों की बजाय आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर किया गया। इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त यानी फॉर्म 33 में रिटर्निंग अफसरान की जानिब से PTI के उम्मीदवारों की हैसियत का आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर गलत जिक्र किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त में PTI के उम्मीदवार होने के दावे को मुस्तरद करते हुए गलत फैसला दिया गया। नोटिफिकेशन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI के उम्मीदवारों का आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर गलत जिक्र किया गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में कुछ उम्मीदवारों की शमूलियत को गलत तौर पर तस्लीम किया गया। इसके बावजूद कि ये ऐसी सियासी जमात नहीं थी जिसमें आइन के तहत आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन रूल्स के शेक 94 की गैर आइनी वजाहत की गई और एक सियासी जमात को नाअहल करार दे दिया गया, जिसे आम नशिस्तों पर जीतने के बावजूद मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का हक इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उसे इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया गया था। ये इकदाम भी PTI उसके उम्मीदवारों और वोटर्स के लिए कन्फ्यूजन और तासुब का बाइस बना। इस अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2024 को PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले में फैसला उसी दिन दिया जो इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक पार्टी टिकट जमा करवाने और इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट के लिए मुकर्रर किया गया था और वो भी वाज़ेह किए बगैर कि इस फैसले से PTI की इंतखाबी हैसियत मुतासिर नहीं होगी। ये इकदाम भी PTI उसके उम्मीदवारों और वोटर्स के लिए कन्फ्यूजन और तासुब का बाइस बना। PTI इसके उम्मीदवारों और वोटर्स को इन गैर कानूनी कामों और कोताहियों की वजह से मखसूस नशिस्तों पर मुतनासिब नुमाइंदगी के उनके आइनी हक से महरूम कर दिया गया और इस हक को वो हासिल करने के हकदार हैं। तहम आइन या इलेक्शन एक्ट में इस सूरत हाल से निपटने और गलत को दुरुस्त करने के लिए कोई ख़ास चेक मौजूद नहीं। मुकम्मल इंसाफ करना आइन के आर्टिकल 187(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है और इसे किसी भी मामले में अदालत इस्तेमाल कर सकती है जबकि कानून की कोई ख़ास चेक मसले का हल पेश ना करती हो। अदालतों और निज़ाम अदल का हतमी मकसद ये है कि इस बात को यकीनी बनाकर इंसाफ फराहम किया जाए कि लोगों तक उनके हुकूक पहुँचाए जाएँ, यानी इंसाफ होने दो चाहे आसमान गिर पड़े। इस तरह आइन के आर्टिकल 187(1) के तहत इख्तियार किसी भी मामले में शफाफियत को तरजीह देकर मुकम्मल इंसाफ को यकीनी बनाने पर मरकूज़ है। फैसले में लिखा कि हम 8 और हमारे 3 साथियों यानी चीफ जस्टिस कादी फायजीसा, जस्टिस जाय आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी इक़दामात और कोताही की वजह से PTI के उम्मीदवारों और वोटर्स को अपने कुछ आइनी और कानूनी हुकूक बिलखुसूस मखसूस नशिस्तों पर मुतनासिब नुमाइंदगी के हक से महरूम होना पड़ा। तहम हम इस बात पर इख्तलाफ रखते थे कि हम उन्हें इस हक पर कैसे बहाल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने राय कायम की कि जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी में ये कहा था कि उनका ताल्लुक PTI से है और उन्होंने दस्तबरदारी की आखिरी तारीख से पहले किसी दूसरी सियासी जमात से वाबस्तगी जाहिर नहीं की थी, उन्हें PTI के उम्मीदवार समझा जाना चाहिए था। जस्टिस जाय आफरीदी का मौक़िफ़ है कि कौमी या सूबाई असम्बली की किसी नशिस्त के लिए अगर किसी उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी में PTI से ताल्लुक़ रखने का ऐलान किया हो और उसी का सर्टिफिकेट जमा करवाया हो तो वो उस वक्त तक PTI का उम्मीदवार रहेगा जब तक कि वो इलेक्शन कमीशन या रिटर्निंग ऑफिसर को तहरीरी इतला ना दे कि उसे किसी दूसरी सियासी जमात का उम्मीदवार या आज़ाद उम्मीदवार समझा जाए। हमारे साथियों ने यह फ़र्ज़ किया और कबूल कर लिया है कि PTI के उम्मीदवारों ने किसी भी मजबूरी के बगैर अपनी मर्ज़ी से PTI नज़रियाती के साथ अपनी वाबस्तगी का ऐलान किया। हम हालात के जबर के अलावा इसे कोई भी और नाम देने से कासिर हैं कि कौमी सतह की सियासी जमात यानी PTI जिसने कभी वफाकी हुकूमत और 2 सूबाई हुकूमतें भी बनाई थीं, उसका उम्मीदवार PTI नज़रियाती के साथ
ऐलान क्यों करेगा जिसका नाम भी ज़्यादातर वोटर्स ने नहीं सुना था? या वो उम्मीदवार तहरीक इंसाफ को छोड़कर अपनी मर्जी से आज़ाद उम्मीदवार क्यों बनेंगे? अगर ये एक या दो उम्मीदवारों का मामला होता तो हम इनकी मर्जी का तसव्वुर कर सकते थे, ताहम हम किसी भी तरह ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि कौमी और सूबाई असम्बलियों को सैकड़ों उम्मीदवार अपनी मर्जी से इस तरह का काम करेंगे। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बाद में PTI नज़राती या आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर हल्फनामा दायर करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की तरफ से जमा करवाए गए 80 उम्मीदवारों की फहरिस्त में से 39 उम्मीदवार जिन्होंने या तो PTI के पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाए थे या PTI से अपनी वाबस्तगी का ऐलान किया था, वो PTI के ही उम्मीदवार हैं। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट में मुस्तकबिल के हवाले से सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। इस वक्त बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता से। इंतज़ार साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में है, हुकूमत लेकिन कहती है कि मुल्क के कानून के मुताबिक चलेंगे और 104A और सेक्शन 66 का हवाला वफाकी वज़ीर कानून ने भी दे दिया। तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी ऐसे हालात में? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहले नंबर पर तो हुकूमत जिस कानून की बात कर रही है कि उसको मज़ीद ज़रा वाज़े करे कि ये कानून उनको कहाँ से मिल रहा है। जो पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम कानून है वो पाकिस्तान का आइन है और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ी अदालत है और सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े बेंच ने मेजॉरिटी का जो फैसला दिया है वही कानून है। और लॉ मिनिस्टर साहब बड़ी प्रैक्टिस की हुई है, उन्होंने सीजन्ड लॉयर हैं, उनकी तरफ से ऐसी बात किया जाना अफसोसनाक है। बीइंग लॉयर मैं इसको यही कहूँगा, अदरवाइज़ जो मुहर्रिकात हैं वो आपको मालूम है, जो बदनीति है वो आपको मालूम है। बेसिकली तो ना तो ये जमहूरी रवैया है और ना ही किसी तरह से भी ये लीगल रवैया है। कानून के मुताबिक अगर ये चलते तो फिर पहले तो जो कुछ हुआ है 8 फरवरी को इनके साथ, इनकी 17 सीटें थी, उन सीटों के बावजूद जो जिस तरह से धांधली हुई वो एक अलग चैप्टर है। उसके ऊपर कल से जो एक बेंच बैठ रहा है, एक पूरी तैयारी की गई थी पहले ही और उस तैयारी के बाद स्टेप बाय स्टेप जो है वो आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। लेकिन अब अगर इस जजमेंट की बात की जाए तो इस वक्त ये जजमेंट ही सबसे बड़ी जजमेंट है, यही कानून है और सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियारात हैं वो बहुत वसी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो इवन आइनी तरमीम अगर पार्लियामेंट ऐसी पास करे जो कि जो आइन की बुनियादी रूह के ख़िलाफ़ हों तो उनको भी जो है स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो यहाँ पे तो उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है और हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो सारी ऑप्शंस हम इस्तेमाल करेंगे। मैं समझता हूँ कि अभी इस फोरम के ऊपर मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, हमारी लीगल कमेटी की मीटिंग जो है वो जल्द इस पॉइंट के ऊपर मुतवक्के है, तो उसके बाद जो फैसला जात होंगे फिर आपके सामने रखे जाएंगे। इंतज़ार साहब, एक हद तक तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इसका एतराफ़ किया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाने का फैसला किस कदर महंगा पड़ा तहरीक इंसाफ को। मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ क्या इस गलती को तस्लीम करती है कि अगर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अपने अरकान को शामिल करने का फैसला ना करते या ये गलती ना करते तो फिर ये सारी पेचीदगी पैदा ही ना होती? चूँकि आज की भी जो जजमेंट आई है उसमें भी एक ख़ास मौके तक तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिखा गया है कि तमाम जजेस का इस पर इत्तेफाक है कि किन नशिस्तों के तहत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में भी तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देनी चाहिए। देखें जुनैद, अब बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह चुका है, गुजर चुका है। आपको पूरे हालात को देखना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन पूरे हालात को देखा जिन हालात के अंदर इलेक्शन हुए, जिन हालात के अंदर PTI का जो सिंबल है वो छीना गया, फिर उसके बाद जो जिस किस्म के हर्डल्स क्रिएट किए गए। पहले हमारे जो मेम्बरान थे, जो नॉमिनेटेड हमारे कैंडिडेट्स थे, उनको जो है जिस तरह से तंग किया गया, फॉर्म्स नहीं लेने दिए गए, फिर फॉर्म सबमिशन के टाइम पे उनको तंग किया गया, फिर इसी तरह से सिंबल्स के लिए जब गए तो वहाँ पर जो जिस तरह का तमाशा बनाया गया, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। आप सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखकर फैसला नहीं कर सकते।
तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म की कभी भी कोई गलती नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कानून के मुताबिक हमेशा बिल्कुल ठीक फ़ैसला लिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की गई वो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं की गई। आप देखें कि हमारे जो सिंबल्स हैं वो तो जो एक लंबी लिस्ट उनकी थी, हमें कैंपेन तक का हक नहीं दिया गया। यानी वो जमात जो इलेक्शन स्वीप कर रही है उसके नुमाइंदों को कैंपेन तक नहीं करने दी गई। तो ये सारी चीजें इग्नोर करके तो सिर्फ एक चीज के ऊपर आ जाना, वो भी टेक्निकली बिल्कुल ठीक फैसला ये हालात का जिक्र आप फरमा रहे हैं, तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट में गए तहरीक इंसाफ के वकला, तो वहाँ ये अपील या ये मुद्दा क्यों नहीं रखा गया कि तहरीक इंसाफ को दी जाए उसकी नशिस्तें, और उसको मिलने वाली नशिस्तों की रोशनी में फैसला किया जाए कि मखसूस नशिस्तें उसकी बनती हैं। ये एतराज़ तो शुरू में ही सामने आना शुरू हो गया कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मुतालबा ही नहीं किया गया। तो आप मौजूद थे, दीगर वकला मौजूद थे, किसी के जहन में ये ख्याल नहीं आया उस वक्त? जुनैद, देखें बात सिंपल सी है कि ये जो कोई ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये सीट्स किसकी हैं, किसी आपको नहीं मालूम, पूरी दुनिया को पता है कि ये सीट्स किसकी हैं। ये सीट्स जिसकी हैं उसी को मिली हैं। आप अगर आप ये कहें कि कान को इस एंगल से पकड़ना था या उस एंगल से पकड़ना, ये सारी फर्जी और बस प्रोपेगेंडा करने की चीज़ें हैं। जो हकीकत है वो ये है कि वोट जो है इमरान खान के नाम पर तहरीक इंसाफ को मिला। अब तहरीक इंसाफ को लीगली बाउंड किया गया कि वो ऐसे फैसले करे कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाए, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में भी जब गए हैं तो जो बुनियादी उनके जो पहली चीज़ थी वो तो पीटीआई का हिस्सा थे, क्योंकि फॉर्म्स के ऊपर उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था। तो यही चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरप्रिटेशन के दौरान ये बताई है तो वो फॉर्म्स नए तो नहीं आए। तो ये चीज़ें बाकी आपके सामने है कि हमारी जो वेमेन विंग की प्रेसिडेंट थी कमल शोजब, उनकी तरफ से भी पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये कनेक्टेड पिटीशन थी। ये चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है एक प्रोसेस के तहत नीचे से आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने कमल शोजब की भी पिटीशन मौजूद थी। उसी पिटीशन के ऊपर फैसला भी आया। आपको लगता है इंतजार पंजोता साहब के अमल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर? देखिए, इस पर अमल होना होगा, किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर प्लानिंग जो की जा रही है इस वक्त, एक जो एक्सटेंशन के हवाले से तरमीम लाकर, जिसको आज खान साहब ने ये कहा है कि ये तरमीम जो हैं वो बेसिकली अंपायर्स को एक्सटेंशन देने की है। वो अंपायर्स जो कि इनके ओपनिंग प्लेयर्स भी हैं, और फिर वो अंपायर जो थर्ड अंपायर है वो सारी इस गेम को, जो कि कैप्टन भी है गेम का, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये अगर किसी को ये भूल हो, कोई पीटीआई जो है इसके ऊपर खामोशी से बैठेगी, पीटीआई इसके ऊपर स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ जाएगी, और हर किस्म का प्रोटेस्ट पीटीआई ही इस वक्त वो वाहिद जमात है जो कर सकती है। तो इसको बिल्कुल हजम नहीं होने दिया जाएगा। इंतजार पंजोता, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर ही बात करेंगे साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून से। एहसन भून साहब, क्या आपको लगता है कि आईनी और कानूनी तौर पर क्या असरात होंगे और क्या नताइज निकल सकते हैं आज के इस तफसीली फैसले के सामने आने के बाद? देखिए, तफसीली फैसला तो शॉर्ट ऑर्डर सबसे पहले ही आ गया था जुनैद, और उसमें फैसले में ये भी हुक्म दे दिया गया था कि जो पीटीआई के लोग जिन्होंने सर्टिफिकेट दिए हैं वो 38 पीटीआई के शुमार होंगे, और 41 जो हैं उनको विद इन 15 डेज आप उनसे लेंगे एफिडेविट। ये फैसला था। लेकिन इस फैसले में जो मेनली चीज है, जो हम एक सारी चीज सामने थी कि ना पीटीआई जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास गई, ना पेशावर हाई कोर्ट पास गई, ना सुप्रीम कोर्ट आई, और उसमें जाके अल्टीमेटली जो इस फैसले में उन्होंने कहा है कि 187 को हम इन्वोक कर सकते हैं और कंप्लीट जस्टिस भी हो सकता है, और बाकी जो पार्ट। लेकिन एक चीज मेरे लिए बिल्कुल एक नई बात है कि जब आर्टिकल 185 में, ये 184(3) में होता तो और बात थी। 185 में हमेशा जो लिटिगेशन होती है, जो लिस्ट होती है, उसका डिसीजन जो है वो बिटवीन पार्टीज होता है, और जो पार्टीज के दरमियान इशू होते हैं, इश्यूज के बेसिस पे ही होते हैं। इसमें आपने देखा कि एक चीज इनिशिएट हुई
इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन के बाद पार्टीज ने लिटिगेट किया बिफोर दी पेशावर हाई कोर्ट, वहां भी पार्टीज के दरमियान था। सुप्रीम कोर्ट में भी पार्टीज जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी और बाकी वो आए थे। अब मुझे नहीं समझ आई कि ये किस कानून के तहत आर्टिकल 185 में, अगर 185 में ये सूरत कर दें तो फिर पूरे का पूरा जुरिस्प्रूडेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। दैट अमाउंट्स टू रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के। कल को आप और मेरे दरमियान किसी प्रॉपर्टी का मामला है, नीचे से आता है, इश्यूज फ्रेम होके आते हैं, सुप्रीम कोर्ट किसी तीसरी पार्टी को दे देता है, ये मेरी समझ से बालातर है। कम से कम मैंने बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के ये चीज नहीं देखी। बाकी फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला खा मावराए आइन भी हो तो वो अंडर द गार्ब ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देना था तो सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें दे देती तो कोई बात नहीं थी। उनका छोटा मोटा क्लेम था, उनका वो इलेक्शन कमीशन गए थे, वो 5 जजों के पास पेशावर हाई कोर्ट गए थे, इसी तरह वो आए थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कोई समझ नहीं आई कि ये किस कानून के तहत पीटीआई। देखे, हमें खुद तकलीफ होती है कि जब गवर्नमेंट और अदारे आमने सामने होते हैं और हम समझते हैं कि हमारा अदलिया का अदारा सबसे मुतबर्रक अदारा है जिसने आइन और कानून की तशरीह करनी होती है, और उसमें जब ऐसा शायबा नजर आ जाए कि ये फैसले किसी ऐसी कंसीडरेशन की बुनियाद पे हैं तो फिर मेरा ख्याल है उससे चीजें तकलीफदेह होती हैं, और ये सोसाइटी के लिए। बाकी चीजें तो अब पॉलिटिकल लोग अपनी अपनी बात करते हैं, नून लीग अपनी बात करती है, पीटीआई अपनी बात करती है, जेयूआई अपनी बात करती है, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी अपनी बात करती है। हमने जब बहैसियत कानून के तालिब इल्म की बात करनी है तो मैं समझता हूँ कि बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है, इजाजत दीजिए।